नमस्कार। तो आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जैसे कि लिखा है विराम या विश्राम। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। तो जहाँ अधिक देर के लिए या थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए जहाँ रुकते हैं जब लिखने से हम वाक्य को, तो उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की संख्या भी कई मानी गई है, लेकिन प्रमुख हिंदी में माने जाते हैं 13 विराम चिन्ह। तो उनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो विराम चिन्ह एक चीज और कि विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं। जितने विराम चिन्ह हैं अंग्रेजी में हिंदी में समान ही होते हैं, लेकिन सिर्फ पूर्ण विराम है और अंग्रेजी में या हिंदी में पूर्ण विराम का इस तरह से प्रयोग होता है सीधी पाई, और अंग्रेजी में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का होता है ये। तो इतना अंतर है, बाकी सारे विराम चिन्ह एक से ही हैं। जैसे हम अर्धविराम या अल्पविराम लगाते हो कॉमा है, तो वही इन्वर्टेड कॉमा है, ये है, तो वही जो अंग्रेजी में प्रयोग होते हैं वही हिंदी में है। सिर्फ एक अलग है पूर्ण विराम, बाकी सभी हमारे समान ही हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख विराम चिन्हों को। तो यहाँ देखना है, सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी जहां वाक्य के पूरा होने पर एक विराम चिन्ह लगाया जाता है कि एक वाक्य पूरा हो गया, तो वहां विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ हो गया पूर्ण विराम। और कभी कभी दो दो पूर्ण विरामों का प्रयोग आपने देखा होगा कि चौपाई छंदों में या दोहा छंदों में जब ये पूरा होता है, चारों चरण इसके खत्म होते हैं, तो दो पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। तो वहां चौपाई में और दोहा छंदों में दो पूर्ण विरामों का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहाँ एक का प्रयोग हुआ। इसी तरह से द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, तो दो चरण हो गए। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तो यहाँ चारों चरण हो गए। अब दो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, तो इतना आपको रखना है ध्यान। तो पूर्ण विराम वैसे तो एक वाक्य के एक ही बार लगता है, एक वाक्य पूर्ण हो गया तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। लेकिन अगर कोई दोहा या चौपाई आ गया तो वहाँ अंत में दो पूर्ण विरामों का प्रयोग होता है, बाकी एक ही पूर्ण विराम लगता है। तो पूर्ण विराम यानी वाक्य के पूरा होने पर तो ये पूर्ण विराम लगता है, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम तो अर्धविराम वाक्य में आधा रुकने के लिए, जहाँ आधा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस विराम चिन्ह का, वो होता है अर्धविराम। ऊपर ऐसे बिंदी और नीचे इस तरह से कॉमा, तो ये होता है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वाक्य के आधा होने पर भी होता है। कभी कभी इनका प्रयोग, जैसे हम अपनी क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यताएं लिख रहे हैं, तब भी हमने कहा कि MA, तो MA के बाद हम PhD लिखेंगे बाद में, तो MA PhD। तो ये हो गया आपका कि यहाँ अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन 2 लिख रहे हैं तो उसके बीच में भी लगेगा, और जहाँ कोई वाक्य बड़ा आ गया आधा रुकना होता है वहां भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो गया अल्पविराम। अल्पविराम यानी वाक्य में थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए, या तो व्यक्तियों के नाम आ गए अधिक या वस्तुओं के नाम आ गए अधिक, तो थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है अल्पविराम, और ये कॉमा की तरह से लगता है। अर्धविराम में आपने देखा कि एक बिंदी और नीचे कॉमा, लेकिन इसमें सिर्फ होता है कॉमा। अगला है नंबर 4 प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का प्रयोग आपको पता ही है कि कहाँ किया जाता है। प्रश्नवाचक जहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न पूछा जाए इस तरह से हमने प्रश्नवाचक का लगा दिया। प्रश्न पूछा जाए अल्पविराम का आपने उदाहरण अल्पविराम में दें कि जैसे हमने कहा कि राम और मोहन,
राम मोहन के बीच में हमने लगा दिया अल्पविराम। अब 2-3 लोगों के और नाम होंगे, फलों के, सब्जियों के, तो वहां पर प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक का आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ भी प्रश्न हमने पूछा, ये हो गया प्रश्नवाचक। अगला है प्रश्नवाचक के बाद विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी जहां आश्चर्य के लिए, और इनका ध्यान रखना है विस्मय बोधक का प्रयोग वाक्य में जो विस्मय के शब्द आते हैं उनके बाद ही हे, अरे और वाह, शाबाश, इन शब्दों के बाद ही लगता है। तो विस्मय बोधक में आपका प्रयोग होता है ये संबोधन का या विस्मय बोधक का। जैसे हमने कहा हे ईश्वर, तो हे ईश्वर के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह लगेगा। तो ये हो गए 4 हमारे 5 विराम चिन्ह विस्मय बोधक तक आपके। तो पहला है पूर्ण विराम, बाकी के पूरा होने पर प्रयोग होगा। दूसरा है अर्ध विराम, बाकी के आधा होने पर, या फिर अपनी शैक्षिक योग्यता लिख रहे हैं अलग अलग 2-3 है तो उन सबके बीच में लगेगा। या फिर कहा अल्प विराम, अल्प विराम अलग अलग शब्दों के बीच में, कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम कुछ भी आ जाए उनके बीच में लगेगा। और या फिर आ जाए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का प्रयोग आप जानते हैं जहां कोई भी प्रश्न किया जा रहा है। या फिर आ गया विस्मय बोधक या संबोधन वाला, तो किसी को संबोधित किया जा रहा है, या विस्मय, हे, अरे, ओह, उफ, शाबाश, क्या, इस तरह से आश्चर्य के जितने भी शब्द आएंगे उनमें लगेगा विस्मय बोधक। तो ये हमारे 5 हो गए। आगे हम देखते हैं, तो आगे 5 हो गए। अगला हम 6वां देखते हैं, उद्धरण या अवतरण। उद्धरण या अवतरण ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार से लगता है। एक होता है इकहरा। इकहरा कैसे लगता है कि हमने इस तरह से लगा दिया और ये लग गया। तो ये हो गया इकहरा, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या उसके बीच में आ गया। जैसे हमने कहा, इसी में वाक्य लिखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी अलग से हमने लगाया निराला, तो यहाँ उसमें हमने ये लगा दिया इकहरा। या कोई उस पुस्तक का नाम आ गया, या बीच में किसी व्यक्ति का विशेष का आ गया, या किसी इमारत का आ गया, तब हम इनका प्रयोग करते हैं इकहरा। और दोहरे का प्रयोग होता है। दोहरा कब होता है कि यानी विशेष वाक्य या सूक्ति के लिए। विशेष वाक्य जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसके लिए दोहरे का प्रयोग होता है। और दोहरा होता है इस तरह से डबल। तो ये दोहरे का प्रयोग हमारा इस तरह से होता है। इसका प्रयोग होता है विशेष सूक्ति के लिए। जैसे हमने कहा कि सत्यमेव जयते, तो यहाँ पूरी सूक्ति है, इसके लिए हमने कहा सत्यमेव जयते। या कोई भी वाक्य किसी का भी लिखेंगे, उन्होंने कहा था कि इस तरह से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कोई भी वाक्य आ जाता है तब दोहरे का प्रयोग होता है। किसी का नाम है या विशेष पुस्तक या स्थान का, तब इकहरे का प्रयोग होता है। तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इसी को उद्धरण भी कहते हैं, इसको अवतरण भी कहते हैं। अगला है योजक। 7वां है योजक। तो योजक प्रयोग होता है या तो 2 समान शब्द हैं, योजक का प्रयोग होता है या तो 2, जैसे हमने कहा धीरे धीरे, तो उनके बीच में लगेगा योजक। या कहा माता पिता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, तब भी योजक का प्रयोग होगा। योजक होती है ये छोटी सी लाइन, योजक का प्रयोग होता है कि ये छोटी सी लाइन है, तो यहाँ होगा योजक। योजक इस तरह से, जैसे हमने यहाँ शब्द लिख दिया माता और पिता के बीच में भी लग गया, समान शब्द है। या हमने शब्द लिखा धीरे धीरे, तो इनके बीच में भी लग जाएगा। यानी अगर समान शब्द है वहां भी योजक का प्रयोग होगा, अगर विपरीत शब्द है वहां भी शब्दों का प्रयोग योजक का होगा। योजक के बाद है आपका लाघव। लाघव, लाघव का प्रयोग होता है संक्षेप करने के लिए, इसको संक्षिप्त सूचक भी कहते हैं। यानी संक्षेप सूचक, संक्षिप्त करने वाला भी कहा जाता है। कि संक्षिप्त आप सभी प्रयोग करते होंगे कि जैसे एक छोटी सी बिंदी होती है, तो यहाँ करना क्या है हमें कि जैसे हम पंडित लिख रहे हैं, पंडित हमने पूरा न लिखकर और इसको इस तरह से यहाँ पंडित लिखने के लिए हमने ये लगा दिया योजक। या स्वर्गीय लिख रहे हैं तो स्व पूरा न लिखकर स्वर्गीय हमने इस तरह से योजक लगा दिया। या डॉक्टर लिख रहे हैं तो हमने पूरा न लिखकर इस तरह से योजक ये लगा दिया लाघव।
तो लाघव का अर्थ है संक्षेप करना, छोटा करना। लाघव यानी छोटा करके लिखना, और ये छोटी सी बिंदु जो होती है वो लाघव का चिन्ह है। तो लाघव हो गया। अगला है लाघव के बाद हंसपद। हंसपद, काकपद, काकपद या त्रुटिपूरक, इसके 3 नाम हैं। इसको काकपद भी कहा जाता है, इसे हंसपद भी कहा जाता है, इसे त्रुटिपूरक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगता है इस तरह से, छोटा सा है काकपद हंसपद। इसका प्रयोग कैसे हो रहा है? इस तरह से कि हमें कोई वाक्य लिख रहे हैं हमें, और बीच में कोई शब्द छूट गया, तो उस जगह पर हम इस हंसपद का प्रयोग कर देते हैं और उसके ऊपर शब्द को लिख देते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ कुछ छूटा हुआ है। जैसे हमने कहा कि सीता जनक की थी। अब हमने क्या छोड़ दिया यहाँ? सीता जनक की थी पुत्री या बेटी? सीता जनक की बेटी। तो यहाँ पर बेटी या पुत्री आएगा, तो इस जगह पर छूटा है, ये हमने हंसपद लगा दिया, यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो इसका प्रयोग होता है जब हमसे वाक्य में कुछ छूट जाता है, उस जगह पर पूर्ति करने के लिए हंसपद का या त्रुटिपूरक का कार्य किया जाता है। तो ये हो गए हमारे। कुछ और देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम अगला 10वां, कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कब होता है? कि जब कोई शब्द है, कठिन शब्द है, उसका अर्थ देने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे कोष्टक कैसे भी लग सकता है, हिंदी में तो ज्यादातर इसी का प्रयोग होता है, कैसे भी हो सकता है कोष्टक। तो हमने कहा कि जैसे वर्ण, वर्ण यानी यहाँ वर्ण हमें देना है हिंदी में अक्षर, यानी वर्णों का अर्थ हमें देना है अक्षर, तो हमने लिख दिया। यानी विशेष अर्थ, वर्ण अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ अक्षर के रूप में प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो कोष्टक, कोष्टक के बाद है अगला निर्देशक। निर्देशक यानी किसी को निर्देश देना है, किसी के कार्य के दिए हुए पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कीजिए, इसके लिए आपको ये बड़ी सी लाइन मिलती है। फिर कीजिए करने के बाद आपको दी रहती है इस तरह से कि हमने कहा पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, व्याख्या कीजिए, ये हो गया निर्देशक। निर्देशक के बाद है अगला रेखांकन। रेखांकन, तो रेखांकन में क्या होता है कि यहाँ अंडरलाइन जैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमें रेखांकित करना है, तो यहाँ वाक्य के नीचे रेखांकित किया जाता है। रेखांकित करना, जैसे हमने कहा वह लड़का किसका है, यहाँ वाक्य लिखा हमने एक, तो वह लड़का किसका है। तो अब हमने रेखांकित किया वह शब्द, वह यहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो रेखांकन कहते हैं किसी भी उसके नीचे लाइन खींचना, कि रेखांकित करके हम बता रहे हैं कि क्या है, रेखांकन करना। अगला है लोप सूचक। लोप सूचक, तो यहाँ वाक्य लोप हो जाते हैं, वहां के लोप कर दिए जाते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है लोप के लिए। तो लोप सूचक के लिए एक तो इस तरह से भी लाइन खींचती जाती है, जहाँ कुछ नहीं है वैसे है, तो उसके लिए लोप सूचक है, वहां में कुछ भरना है। या लोप के लिए कभी कभी हम ऐसे ऐसे बिंदी की भी प्रयोग कर देते हैं कि हमें लोप करना है आगे की, या कोई डिजिट है तो लोप के लिए हम ऐसे डिजिटों का भी प्रयोग कर देते हैं कि हमें नंबर छुपाना होता है, तो ये भी लोप के लिए ही प्रयोग होते हैं इन सबका। तो ये है या ये है या ये है, तो इन सब का प्रयोग लोप के लिए ही होता है। तो हिंदी में तो ये प्रमुख हमारे 13 बताए गए हैं, लेकिन 2-4 और भी हैं उदाहरण, तो उसके और हम आगे देख लेते हैं। हमने 13 तो देख लिए जो प्रमुख बताए जाते हैं, उसके बाद और देख लें 1-2। तो एक आता है आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक, कि आवृत्ति सूचक कैसा होता है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार लिख रहे हैं, तो आवृत्ति सूचक के लिए हमें क्या करना होता है, हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने एक उदाहरण लिखा तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमने दूसरा इसी का उदाहरण लिखा, पुरुषवाचक न लिखकर हमने निश्चयवाचक
निश्चय। अब हमें वाचक ही लिखना है, सर्वनाम लिखना है, तो हमने उसकी आवृत्ति ना करके हमने ये हो गया, इसका चिन्ह का प्रयोग कर देते तो ये हो गया आवृत्ति सूचक में। अगला है आवृत्ति का हमारा हो गया समता सूचक। समता सूचक, तो समता यानी समानता के लिए आपको पता है कि बराबर वाला चिन्ह लगाया जाता है, तो समता के लिए ये है। और एक और जो दिया जाता है समता सूचक के बाद आपका कोई भी वाक्य समानता है कि इधर भी सही है और इधर भी समानता के लिए हम इनका प्रयोग कर देते हैं। एक और दिया जाता है तारांकित। तारांकित आता है, आपने देखा होगा कि किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे स्टार बना रहता है छोटा सा, तो इसका अर्थ है कि ये इसका विशेष अर्थ है उसी पुस्तक में जहाँ पे ये तारांकित किया गया है उसी पुस्तक के नीचे पृष्ठ में नीचे उसका अर्थ दिया रहता है, तो उस शब्द पे हमने तारांकित कर दिया। जैसे हमने कहा वारांगना, वारांगना, और उस पर हमने स्टार बना दिया, तो कठिन शब्द है, नहीं पता है किसी को वारांगना का अर्थ क्या है, तो यहाँ उसी का अर्थ हम नीचे लिख देते हैं। वारांगना का अर्थ होता है वैश्या, तो यहाँ उसके अर्थ अलग से देने के लिए हम प्रयोग करते हैं तारांकित का। तारांकित के बाद एक और है इसी का समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक यानी किसी भी कार्य को समाप्त करने के बाद आपने देखा होगा कि बच्चे चैप्टर वगैरह एक खत्म हो गया, एक अध्याय खत्म हो गया, तो उसके बाद इस तरह से लाइन लाइन कर दी या फिर ऐसे ऐसे बना दिया, ये भी समाप्ति सूचक का है, या फिर इस तरह से हमने करके और यहाँ ऐसे ऐसे कर दिया। तो समाप्ति सूचक के लिए जो हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे है समाप्ति सूचक। यानी आपको बताया भी जाता है बच्चों को कि आपका इंटर में हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसके नीचे लाइन लाइन कर दो, वहाँ खत्म है, अगले पेज से अगला चैप्टर शुरुआत करो। तो ये समाप्ति सूचक का, ये कुछ अन्य भी हमने 3-4 बता दिए हैं। प्रमुख हिंदी में 13 ही माने गए हैं, लेकिन पूरे विराम चिन्हों की संख्या 35-36 के करीब है। इनकी 36 के करीब संख्या है, लेकिन जो प्रमुख माने गए हिंदी में वो थे 13 आपको बता दिए। ये 3-4 अतिरिक्त में आपको बता दिए। धन्यवाद।